फटाक से बसना। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। आज हम लोग चलने आ रहे हैं क्लास 11 का। आज मेरी, जैसा कि मैं तुम लोग को बता दूं, आज ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। जैसा कि हमारे सामने मेरे नन्हे मुन्ने बैठे हुए हैं 10वीं क्लास के 8वीं 54वीं, ठीक है। तो अपन आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक क्लास में अपन रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये बात मत कर बे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? करंट, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ बॉडी, ठीक। करंट की जो हमारी बात कहता है, करंट हमसे क्या कहता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यहां पे की पॉइंट क्या है बच्चों? चार्ज। चार्ज है कि चार्ज क्या होता है? अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज हमसे कहता है, चार्ज इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें कि चार्ज हमारा कितने पार्ट में होता है, तो इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज एंड तीसरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन सब को अलग अलग पार्टिकल्स पे ऐसे ऐसे चार्ज का डिवाइडेशन किया गया है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो कहा गया प्रोटॉन, नेगेटिव की बात कहें तो क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल की बात करें तो कहा गया न्यूट्रॉन, ठीक। और अगर हम ये कहें कि ये पार्टिकल हमारा कहां से आया है, दिस इज द पार्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? अरे फोन बज रहा है, बंद मत करेंगे, ठीक है। एक है हमारा न्यूट्रॉन, एक है हमारा प्रोटॉन। इसको कहते हैं भैया न्यूक्लियस, और इसके ऑर्बिट को क्या कहते हैं? एटम का ऑर्बिट। और इस एटम के ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन हमारा गोल 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 चक्कर काटता रहता है किसी भी वेलोसिटी से, ठीक है। किसी भी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या काटता रहता है? चक्कर काटता है। पॉज करना यार, किसी पेरेंट्स का फोन होगा। इलेक्ट्रॉन हमारा वी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। दिस इज न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। असलियत में अगर हम पार्टिकल की बात करें तो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए कैसे, या न्यूट्रॉन को न्यूट्रल कहा क्यों गया, इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहा यह गया कि प्रोटॉन पार्टिकल जो होता है ये अपने अंदर से कुछ निकाल रहा होता है। इस निकलते हुई चीज को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक लाइन। और इस इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से एक एरिया डेवलप हुआ जिसको हमने क्या कह दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। इसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और इसको क्या कहा हमने? इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन अपना जो नेचर रखता है वो डोनेटिंग नेचर रखता है। नेचर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक लाइन किसी भी पार्टिकल का, किसी का भी नहीं, प्रोटॉन पार्टिकल का, पॉजिटिव पार्टिकल का इलेक्ट्रिक लाइन डोनेटिंग नेचर रखता है। जबकि इलेक्ट्रॉन भी एटम का ही बच्चा है, तो ये क्या करता है? ये भी अपने अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकालता है। क्या करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकालता है। और इस इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से एक माहौल डेवलप होता है जिसको यहां पे भी हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका जो नेचर होता है, नेगेटिव चार्ज का जो नेचर होता है, वो रिसीविंग नेचर है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस इज कॉल्ड रिसीविंग नेचर। इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि भैया इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव क्यों है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यों है? इसका कारण यही है कि असलियत में इन पे कोई चार्जेस नहीं है। सुन लो भाई ध्यान से, हमको देखो, इधर सुनो जो समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज नॉट अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, क्योंकि
इसका जो भी प्रॉपर्टी है, नेचर है, इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और हम ये मान लेते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव है। असलियत में इन पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। हम जब भी इलेक्ट्रॉन की तुलना करते हैं हमेशा प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में करते हैं, और जब भी हम प्रोटॉन की तुलना करते हैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में करते हैं। मतलब कि एक पार्टिकल अपनी इलेक्ट्रिकल लाइन को रिसीव करता है, दूसरी लाइन डोनेट करता है। ये डोनेट कर रहा है तो ये रिसीव कर रहा है। इसलिए दो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होने लग गया, अट्रैक्शन होने लग गया। भाई या तो ये भी देता देता रह गया, ये भी अपनी इलेक्ट्रिक लाइन डोनेट कर रहा है, ये भी अपनी इलेक्ट्रिक लाइन डोनेट कर रहा है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। अरे हाँ या ना, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं ये तो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। चार्ज को बच्चा रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, कूलम होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। इसको याद रखना, एकदम बहुत छोटी छोटी बातें। अब इसमें अगर हम छोटी सी बातें और करें तो हमको यह पता चला गया कि चार्ज का एक और बात होता है। एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर क्वांटाई का मतलब क्या होता है, तो टॉपिक नेम इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, क्वांट का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। क्वांट का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल चार्जेस। अब समझना इसको, जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सभी लोग। सपोज करिए हमारे पास ये कोई बॉडी है जिसको हमने नाम दे दिया ए। सपोज करिए हमारे पास ये कोई बॉडी है जिसको अपन ने नाम दे दिया बी, ठीक है। इसके पास कई सारे नेगेटिव चार्जेस बोले तो इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या है, कई सारे चार्जेस है जिसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन ये ससुरा भिकारी है। क्या है, भिकारी, क्या अल्लाह का नाम दे दे। ये इससे मांगेगा तो हम क्या करेंगे, बीच में लगाएगा कंडक्टिंग वायर। क्या लगाया, बहुत शानदार। अब इस कंडक्टिंग वायर से इसमें ट्रांसफर क्या होगा, चार्ज। किसके टर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन। कितना होगा, n, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 n नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो सकते हैं, हाँ या ना, पक्का। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना दैट इज q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। एनी का क्या मतलब हुआ, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो n इज इक्वल टू q बाई ई। यस और नो। जब इसमें से चार्ज निकलेगा तो इस पे 1 प्लस चार्ज आएगा, और इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो इसमें 1 माइनस चार्ज आएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा होने का कारण यह है कि भाई इसमें से नेगेटिव निकलेगा तो एक प्लस आया ना, इसमें एक नेगेटिव और ऐड हुआ तो उसमें माइनस चार्ज आया ना। अरे तुम में से एक बुराई निकाल दी मतलब तुम में एक अच्छाई डाल दी गई, और तेरे अंदर एक बुराई डाल दी गई मतलब माइनस ऐड किया गया। यस और नो, पक्का, कोई दिक्कत। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी सबसे अहम बात यह है कि जो हमारा n आएगा वो हमेशा n कैसा रहेगा, होल नंबर, होल नंबर। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल में ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 7/8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 3.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन होल नंबर। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, पक्का। आगे चले तो ये बात थी किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। अब चार्ज के ऊपर ही तो छोटू सा लॉ दिया गया जिसको कूलम्स ने कहा, दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ। ध्यान से समझना, बहुत मजेदार चीज है गुरु, धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कूलम्स ने लॉ ये दिया, कूलम्स लॉ।
देखो ध्यान समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। स्टैटिक चार्ज, जब चार्ज रुका हुआ होता है तो वो एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो करंट प्रोड्यूस करता है। बात को समझना फिर से, वंस मोर। जब चार्ज रुका हुआ होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा करता है, जब चार्ज मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से आ जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो बताया गया है ये स्टैटिक चार्ज के लिए। स्टैटिक चार्ज मतलब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता है कि एक चार्ज Q1 यहां रखा गया, दूसरा का चार्ज Q2 यहां रखा गया, इनके बीच में डिस्टेंस r मान लिया गया, ठीक। तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये वाला चार्ज इधर जाएगा। मतलब दो अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं यहां और यहां, तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर जाएगा, रिपल्सन। ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर जाएगा, रिपल्सन। यस और नो? तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाया तो ये इधर गया, मतलब F12 पे लगाया तो ये इधर गया। मतलब एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इस एक्शन का रिएक्शन। और इधर क्या लगेगा भाई? इस एक्शन का इधर रिएक्शन। यस और नो? F21। तो पहली बात क्या आती है कि जब आपसे फोर्स की बात पूछी जाएगी तो पूछा जाएगा ना कि ये भैया कितना फोर्स लग रहा है, तो कितना का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है? कितना का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और जब आपसे पूछा जाए केहर लग रहा है मतलब किधर लग रहा है, तो उसका मतलब हुआ डायरेक्शन। तो भैया फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मतलब इसके दो फॉर्मूले आएंगे, एक मैग्नीट्यूड वाला और एक पक्का। कोई दिक्कत? अरे ये तो सच है ना? बहुत शानदार। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले। ए याद करो मैंने तुम लोग को वेक्टर पढ़ाया था ना रे, पढ़ाया था ना वेक्टर। तो अब यहाँ पर मैं वेक्टर का यूज करूंगा तो तुम्हारी फटेगी नहीं ना? पक्का। तो ध्यान दे, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 चार्जेस। जैसे जैसे आप चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे तो लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। क्लास 9 में ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था, उसमें यहाँ पे मासेस थे। फॉर्मूला क्या आया था? Gm1m2/r²। यस आया था ना? बहुत शानदार। देन F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे लगने वाला फोर्स घटता जाएगा। यस और नो? पक्का। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां हम K की वैल्यू लेते हैं 1/4πε0। ओए ये क्या है? अरे सर आपने कुछ बताया था। क्या बताया था? नहीं बताया था, गिराक मारेंगे मर जाओगी। देखो C इज इक्वल टू 1/√μ0ε0 नाम की चीज बताई थी मैंने। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। पक्का। तो मैंने बोला था लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका कि एप्सिलॉन नॉट हमको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एंड म्यू नॉट बताता है मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक परपेंडिकुलर दूसरा पैरेलल, लाइट ऐसे 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 चलती है। अरे हाँ या ना? बताया था। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो ये है। इस पूरे की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इसको कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस पूरे की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। समझ आई बात? तो लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जब दो चार्जेस रुके हुए रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इतना लगता है K Q1 Q2/r²।
और फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। अरे हाँ या ना? तो इस पे हम वेक्टर का सिंबल बना सकते हैं। हाई स्कूल वाले किसी बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरे क्लासरूम वाले को ये बात जरूर समझ में आएगी। आएगी नहीं आएगी कि हम इसमें ये क्यों बना रहे हैं? पक्का? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे हाँ या ना? नोट कर लो और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वालों, ठीक है? आगे चलें। अरे हाँ ना बोल भाई। तुम लोग भी कमेंट लिखिए किया करो बे। लाओ रे कपड़ा दे। चल समझ आ गया भैया? आगे चलते हैं। चलो इधर वाला पोर्शन मिटा देते हैं, उधर वाला लोग लिखते रहेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये तो बातें किसकी हो गई चचा? चार्ज की हो गई। अब जो पढ़ने चलते हैं, अपना एक टॉपिक पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड करंट। बहुत शानदार, एसी भी ठंडा नहीं कर रहा, माहौल बहुत गर्म है। करंट, करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक, विद, बहुत शानदार, कांस्टेंट वेलोसिटी। वो कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से टहल रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। पक्का? अब देखो सुनो मेरी बात, इसका मतलब क्या होता है? ये हमारा सपोज करिए कोई कंडक्टर है भैया, पन्ना उन्ना आराम से पलटो। ये कंडक्टर है, तो इसमें अगर मैं इसको, ये इलेक्ट्रॉन हमारा मान लीजिए किसी कांस्टेंट रफ्तार से इधर अगर टहल रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। अरे हाँ या ना? तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू की जगह हम कुछ और भी तो लिख सकते हैं ना? क्यू की जगह लिख सकते हैं एनी बाई टी। बोलो हाँ ना? पक्का? तो ये हमारा क्या हो गया? करंट। इसकी यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड, जिसको कि हम कहते हैं एम्पियर। सही है? सीबीएसई बोर्ड में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आता है, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर निकालना हो तो 1 एम्पियर का मतलब होता है एक कूलम चार्ज जब 1 सेकंड में बहेगा तो वो हमको कितना करंट दे देगा? 1 एम्पियर। समझ आ रही है बात? जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में बहेगा तो हमको क्या देगा? 1 एम्पियर ऑफ करंट देगा। कोई दिक्कत? कोई कन्फ्यूजन? पक्का? समझ में आ रहा है? मतलब एकदम चीजें एकदम रिवाइज्ड हो रही हैं। बहुत बढ़िया। आगे चले। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज हम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। सर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? सवाल के टर्म्स में अगर पूछा जाए तो इसको कहा जाता है हाउ करंट फ्लो इनसाइड द वायर। किसी भी वायर में करंट हमारा कैसे फ्लो होता है। इसको पढ़ने से पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक आना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम लोग उसको पढ़ लें। तो हेडिंग डालते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? बहुत शानदार। सपोज करिए हमारे पास यहाँ कोई क्यू चार्ज है, ठीक। अब वो क्यू चार्ज अपने अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। बोलो हाँ या ना? तो ये अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक माहौल डेवलप होगा। तो क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनना मेरी बात। अब इससे कुछ दूर किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज रखा। क्यू नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बोले तो टेस्ट चार्ज का बच्चा मतलब होता है छोटा चार्ज। छोटा चार्ज, छोटा चार्ज क्या होता है सर? कंपैरेटिवली टू दिस चार्ज। इस बड़े चार्ज के रिस्पेक्ट में छोटे चार्ज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या कहेंगे सर? इसको कहेंगे सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में फर्क क्या हुआ? देखो सर,
इसका मतलब होता है कि अगर जैसे हम कहते हैं ना, अरे सर चींटिया का कोनो मांस है नहीं है, अबे चींटी का मांस हाथी के रिस्पेक्ट में नहीं लिया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि चींटी का मांस है नहीं है, लेकिन हम उसको उसके कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बोलो हाँ या ना? पक्का। जैसे लोग कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, क्या खाए पता नहीं चला। तो भूख लगी थी, 5 रोटी की, मिला हमको आधा रोटी, तो उसका हुआ ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने खाया ही नहीं है, खाया है, रिस्पेक्टिवली कम खाया है। तो इसका मास है या इसके ऊपर चार्ज है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली छोटा है। तो हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सीधा सा मतलब है भाई, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। इस यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो हम काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब समझना, इस इनफाइनाइट पॉइंट से इस चार्ज को, मान लो ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, इनफाइनाइट से यहां तक लाने में हम जितना काम करते हैं, जितना एफर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब बूदा, दम, हैसियत, औकात। मतलब तुम यहां से यहां तक इसको लेके चले आए, तुम्हारे अंदर कितना दम था, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। और करंट में इसका यूज कैसे करते हैं कि आपके बैटरी, आपके सेल में कितना दम है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दे, यस और नो, कि वर्क डन करा दे। अगर सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत प्रैक्टिकल बात बताने आ रहा हूं, बहुत तगड़ी बात। हमने क्या कहा कि ये ससुरा जो इलेक्ट्रॉन है ये मोशन में आएगा तभी वेलोसिटी अचीव करेगा। बोलो हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में आएगा तभी वेलोसिटी अचीव करेगा। तो इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज तब तक मोशन में नहीं आ सकती जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। लॉ ऑफ इनर्शिया हमसे यही कहता है। अरे यस और नो? पक्का? कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में नहीं आ जाता जब तक उस पर क्या ना लगे, और साला वर्क डन तब, अगर ये अपने पोजीशन चेंज कर रहा है, फोर्स लग के डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो हुआ कि नहीं हुआ वर्क डन? तो वर्क क्या कहता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ ना, यही तो पढ़े हो। तो अगर कोई भी चीज यहां से यहां जा रहा है तो वर्क कर रहा है ना। मोशन में आया मतलब फोर्स लगा, तो फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको क्या दे देगा? वर्क। मतलब अगर इस चार्ज को यहां तक लाया जा रहा है तो कोई काम है ना कराया जा रहा है, और वो अगर काम कराया जा रहा है तो किस पे कराया जा रहा है? इस टेस्ट चार्ज पे कराया जा रहा है। तो इस टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, इस चार्ज पे होने वाले काम को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल। बात समझ में आई? पक्का? भैया जो नहीं पढ़ाता वो बोले। जो लोग नहीं पढ़े थे क्लास में उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दोबारा पढ़ा रहा हूं तो कोई दिक्कत क्या? बे कुणाल समझ में आ रहा है? अच्छा तू तो पहली बार भी पढ़ा था, ठीक। अब देखो दूसरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सही है, फील आ रहा है पढ़ने में? बढ़िया पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे? स्मार्ट दिख रहा है कि नहीं? लड़कियों को बोलना जरूरी था क्या? लौंडे बोल ही नहीं रहे कि स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं। हाथ दाल है भाई साहब, क्या कर रहा है? चल देख, यहां पे चार्ज हमारा कितना हुआ, ध्यान समझना भाई। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इनफाइनाइट से अनंत दूरी बहुत ज्यादा है। इनफाइनाइट से अनंत दूरी बहुत ज्यादा है ना, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक बात और है, यहां पे सवाल ये जरूर आता है कि इनफाइनाइट इज ऑल्सो अ पॉइंट विच इज अनडिफाइंड। बहुत ध्यान समझना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। इनफाइनाइट ऑल्सो बी अ पॉइंट विच इज अनडिफाइंड। हमको पता नहीं है, लेकिन वहां पे भी कोई पॉइंट है, बस हमें पता नहीं है वो क्या है। तो अगर हम इस पॉइंट से हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे? इस फील्ड के अंदर ले आएंगे। मान लो इस फील्ड में किसी पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी, तो किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पे अगर हम हमारे टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ले जा रहे हैं, तो जो हम काम करेंगे उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। बस खत्म। इसका जूल पर कूलम, जिसको कहते हैं वोल्ट, समझ गए? व्हाट इज 1 वोल्ट? यहां पे भी एक सवाल आता है, व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड की कूलम, हाँ कूलम, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज
जब 1 जूल एनर्जी से बहेगा तो वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा? 1 वोल्ट। पक्का? नोट कर लो, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद चलते हैं भैया, टॉपिक का नाम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। थोड़ा रफ्तार में पढ़ा रहा हूं, लेकिन ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सही है ना? हेडिंग डालते हैं अपन, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर इसको क्वेश्चन के टर्म में कहा जाए तो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मींस हाउ करंट फ्लो इनसाइड द वायर। किसी भी वायर में एक करंट हमारा कैसे फ्लो करता है, इस बात को हम बताते हैं किसमें? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में। बोलो हाँ या ना? पक्का? अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से, मजेदार बात बताने जा रहा हूं। असलियत में होता क्या है कि ये हमारा, अगर सपोज कर लो कोई कंडक्टिंग वायर है, कॉपर वायर है, कंडक्टिंग वायर है, बहुत मोटा बना है सरतार, एकदम ऐसा लग रहा है पाइप, ठीक। और इस वायर का जो लेंथ है वो क्या है? एल हमने मान लिया। इस वायर का लेंथ हमने क्या मान लिया? एल मान लिया। तो बहुत ध्यान से बनना, सुनो। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और वो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, डी 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 डी, इधर उधर मोशन करेंगे। पक्का? जैसे कि तुम लोग हो स्कूल के अंदर ग्राउंड में खेलोगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। जैसे ही तुम्हारा पीटी टीचर या प्रिंसिपल आता है, तुम सब लाइन में आ जाते हो। आ जाते हो नहीं आ जाते हो? तो क्या करते हैं? तो जैसे ही आपने इस कंडक्टर को आपने क्या करा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा दिया। क्या दे दिया? बहुत शानदार। किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा दिया, जिसको कि हम सेल और बैटरी कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल इज नोन एज बैटरी। ये कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी है, और इस बैटरी का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V। समझ रहे हो ना? इस बैटरी की पोटेंशियल क्या मानते हैं? V। तो जैसे ही हम कहते हैं कि भैया कंडक्टर के अंदर हमने करंट चालू कर दिया, आप करंट नहीं दौड़ाते हो, आप एनर्जी दौड़वाते हो इन द टर्म्स ऑफ करंट। यार नहीं आ रहा? आप करंट नहीं दौड़ाते। कोई करे भैया करंट दौड़ रहा है वायर में, अबे करंट नहीं दौड़ रहा है, एनर्जी दौड़ रही है इन द टर्म्स ऑफ करंट। अब जैसे आप कैलोरीज लेते हो, कैलोरीज लेते हो ना इन द टर्म्स ऑफ फूड, यस और नो? कार्ब्स लेते हो इन द टर्म्स ऑफ, तो आप डायरेक्ट कैलोरी कहते हो भैया 10 किलो कैलोरी दे देना चाहते हो, दुकान पे कहते हैं क्या? नहीं कहता ना? अरे यस और नो यार? आप दुकान में कैसे कहते हो भैया 2 किलो कैलोरी दे देना, 2 किलो प्रोटीन दे देना, आप ऐसा कहता है क्या? नहीं। आपको डाइटिशियन आपको बताता है कि इसमें ये मिलेगा, उसमें वो मिलेगा, उसमें यो मिलेगा, उसमें यो मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? पक्का? तो आप कहते हो भैया 2 किलो सेब दे दीजिए जिसमें हमको प्रोटीन इतनी कैलोरीज मिलेगी। आप दूध लेते हो जिसमें आपको फैट मिलेगा। तो उसी तरह हमारा करंट होता है, आप देते हो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ करंट। बोलो यस और नो? समझ आ रही है? तो जैसे ही हमने इसमें एनर्जी की सप्लाई की, ये सारे के इलेक्ट्रॉन एकदम सिस्टमैटिक वे में इसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने लगेंगे, और जो करंट निकलेगा वो हायर पोटेंशियल से डायरेक्शन ऑफ लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। बोलो यस और नो? कोई दिक्कत? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हुए नजर आएंगे। ध्यान से समझना, ये सारे इलेक्ट्रॉन एकदम सिस्टमैटिकली वे में अपने नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हुए नजर आते रहेंगे। सुनिएगा मेरी बात, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है आपका? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका किधर है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव भी तुम मत याद रखो, तुम ये हमेशा याद रखो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या बहेगा? करंट बहेगा। बोलो यस नो? पक्का? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब इलेक्ट्रॉन बह रहा है
विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपने कहा तो इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस वायर के अंदर ये छोटे छोटे जो मैं रेड रेड बना रहा हूं ना, दिस इज नोन एज आयंस। क्या कहते हैं बच्चों? आयंस। ध्यान सुनो। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो मैं 3 सवाल आपसे पूछता हूं। पहला कि बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती? जब सर करंट इसे जा रहा है, इसे वापस आ जा रहा है, तो बैटरियां डिस्चार्ज कैसे हो रही है? मान लीजिए इतनी एनर्जी गई उतनी, मतलब बीच में कहीं एनर्जी खर्च हो रही है। सिंपल सी बात। अब जितना खाए उतना निकाल थोड़ी रहे हो। सुबह से शाम तक में कुछ नहीं तो लगभग आधा किलो खाते हो, निकालते हो 100-150 ग्राम। अरे हाँ है ना? अरे शर्माने वाली क्या बात, यही है ना? तो मतलब बीच का प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, मिनरल सब कहीं ना कहीं हमारे माल मटेरियल अंदर लग रहा है ना? अरे हाँ ना? तो वही वाली बात है कि बीच में इसकी कहीं एनर्जी लूज हो रही है, और बीच में जो एनर्जिया लूज हो रहा है वो कितना हो रहा है? अब आओ देखते हैं। सुनो मेरी बात, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या आयन से टकराएगा नहीं? क्या सुनो, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, आयन से टकराया। जब आयन से टकराया तो उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी। यस और नो? जब टकराएगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और जैसे ही उसने अपनी एनर्जी लूज की तो इधर से हमारा बैटरी कहता है ए भाई चल, मैं तुझे एनर्जी दे रहा हूं। यस और नो? तो कहेगा, फिर से अपनी एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन ताव में जाके मस्त से चलने लगेगा। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन अगले आयन से टकराएगा, फिर ये बैटरी उसको एनर्जी देगा, फिर इलेक्ट्रॉन टकराएगा, फिर एनर्जी देगा। ये कंसिस्टेंटली चलता रहता है। और इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा मोशन करेगा? ड्रिफ्टिंग मोशन। किस तरीके से? ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे चलेगा। तो ये इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा बैटरी क्या करता है? डिस्चार्ज कर देता है। समझ आ रही है बात? और इसके टकराने की वजह से सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है। यस और नो? इसके टकराने की वजह से सिस्टम में क्या पैदा होगा? भाई जब बार बार टकराओगे तो रजिस्ट हो रहे हो ना, एनर्जी लूज कर रहे हो ना। तो जब आप एनर्जी लूज कर रहे हो, बार बार टकरा रहे हो, तो ये अपना एनर्जी इसको दे रहा है। दे रहा है नहीं दे रहा है? पक्का? समझ आया नहीं आया? आ रहा है ना? तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा? ऐसे, जैसे तो मंदिर में खड़े होकर चलते हो, आप ना भी चलो ना तो आपको धीरे से लाइन, लंबी लाइन आपको लेके चली जाएगी। तो आप जो वेलोसिटी आपकी रहेगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। द वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है Vd इज इक्वल टू E टाउ बाई m। सर ये टाउ क्या है? सुनो, बहुत शानदार भाई, बहुत। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है? सुनो, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन आयन से टकराता है तो वो कुछ समय के लिए अपनी एनर्जी लूज करता है। तो जिस समय तक वो अपनी एनर्जी लूज किया होता है, तो एनर्जी लूज करने में जो समय लगता है दोबारा चलने में, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये इतना कम होता है कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कई आगे चल के ये सिस्टम के अंदर एक चीज डेवलप कराते हैं फ्रिक्शन की वजह से, जो आती है हीट। समझ आई बात? इसीलिए लोग कहते हैं भैया गर्मी में ना करंटवा ज़्यादा, बिजली ज़्यादा जाती है। काहे जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट बढ़ जाती, हीट बढ़ जाती तो वायर जल जाता है, वायर जल जाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। अरे हाँ है ना? इसलिए गर्मी में बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। समझ आ रही है बात? पक्का? कोई दिक्कत? इसीलिए ठंडे देशों में ना बिजली का बिल कम आता है कंपैरेटिवली टू गर्म देश। बात समझ में आई भैया? दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, या हाउ करंट फ्लो इनसाइड द वायर। किस तरीके से हमारे वायर के अंदर करंट फ्लो होता है। कोई दिक्कत हो तो भैया बता दो। यहां तक नहीं ना भाई? पक्का? आगे चलें? चलो,
सभी लोग भैया स्क्रीनशॉट और नोट कर दिया करो, सब बहुत खतरनाक चीज़ है। देखो भाई 10th में इतना है नहीं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। फोटो खींच रहे हो, चले तुम लोग क्लास में क्या कर रहे हो? इधर देखो तो खींच लिया करो, स्मार्ट तो वैसे भी लग रहा है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगला जो बच्चा टॉपिक आता है जिसका नाम है बाबा ओम्स लॉ। अबे और क्या, हेडिंग डालिए ओम्स लॉ। जब मैं रियल क्लासरूम में पढ़ा रहा था, मैं दूसरी तीसरी क्लास लग गई थी ओम्स लॉ तक पहुंचने में, बकचोदी कर करके पढ़ा रहे थे, है ना? लेकिन अभी देखो आधा घंटा में भी पहुंच गए और डिटेल में पढ़ाया है। उसमें तो कूलम्स लॉ नहीं बताया था, तो रिवीजन के लिए तो कुछ बचा के रखूंगा ना, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। दूसरी बार पढ़ने में कुछ नया मिला, तीसरी बार पढ़ाऊंगा अगर तो फिर कुछ और नया बताऊंगा। सारी चीज़ एक ही बार में थोड़ी दे देनी चाहिए। नहीं सही है, समझ में आ रहे? आई होप समझ में तो आ रहा होगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। रीफिल करते रहना चाहिए। देखो ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है। ओम्स ने यह कहा कि किसी भी कंडक्टर में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, किसी भी कंडक्टर में बहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ वैसे वैसे करंट क्या होगा, हाँ या ना? ये तो सच है। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, मतलब करंट बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली है कि वोल्टेज बढ़बे करेगा। सच है। लेकिन कब तक? हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन होती है ना, हर डिवाइस की अपनी क्या होती है, एक लिमिट होती है ना, कि भैया मैं यही 150 वोल्ट तक चल पाऊंगा, मैं 250 वोल्ट तक चल पाऊंगा, मैं 50 वोल्ट तक चल पाऊंगा। तो अगर 100 वोल्ट वाले को अब 440 वोल्ट दे दोगे तो बोलेगा धड़ाम, अरे हाँ ना, पक्का ना? तो सुनो, तो इसीलिए प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया, देन V इज इक्वल टू R इंटू आई, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। R को क्या कहा गया? रेजिस्टेंस कहा गया। ठीक, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अब यहां से देखो तुमको करंट का एक नया फॉर्मूला मिल गया, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाई आर। यहां से करंट का एक और फॉर्मूला मिला। अब सुनो, आई की वैल्यू क्या लिख सकते हो? एन बाई टी बराबर वी बाई आर भी तो लिख सकते हो। तो यहां से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टाइम या पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस कुछ भी पूछे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे कि कितना समय लग रहा है बहने में, तो आप ये लगा सकते हो। तो टी की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो ना। तो ये सब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको याद रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात किसकी आती है? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रोसेस है भाई, आसान भाषा में कहूँ तो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या चुन्नी, हमारे हो ना? समझ में आता है कि नहीं तुमको चीज़ें? तो बहुत खतरनाक आदमी हो गुरु, तुम बेड़ा बन के पेड़ा खाते हो, खतरनाक लौंडे हो तुम। क्या हुआ सर? अरे क्या हुआ, कल हम तुमको देखे थे किसी के साथ। हैं? घर पे ही थे। घर पे चले गए तुम किसी के? साला हम लोग आज तक पार्क नहीं ले जा पाए, सीधे घर में घुस रहा है। गद्दारी कर बे। सुनो, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रोसेस है जो हमारे, ध्यान सुनना भाई, जो हमारे रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को डिक्रीज करता है। समझ आई बात? जो हमारे रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट या डिक्रीज करता है, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? अब समझना, रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से। रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन किससे करता है? आर से करता है। तो आर का, आर क्या है हमारा? आर इज इक्वल टू, बोलो, यहां से अगर आर की वैल्यू निकाले तो V बाई आई, V बाई आई बराबर आर। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, जिसको कहते हैं ओम्स। इसका सिंबल ऐसे होता है। बोलो भैया समझ में आया नहीं आया? पक्का। अब रेजिस्टेंस के बाद एक छोटी सी चीज आती है बच्चों, जिसको कहते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर का मतलब होता है डिवाइस।
ये रजिस्टर हुआ ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, दिस इज रजिस्टर। समझे? रजिस्टर का सिंबल ये है कि ये डिवाइस जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आपका फ्लो ऑफ करंट कम नहीं होगा। तो बेसिकली इट इज अ डिवाइस विच ऑब्स्ट्रक्ट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या करंट। इट इज अ डिवाइस which obstruct the rate of flow of charge। बोलो हाँ ना, समझ में आ गया? अब इसके बाद एक खतरनाक सी चीज आती है दोस्त, जिसको कहते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ये खतरनाक है गुरु, समझना। इसी पे देखो सवाल ववाल आते हैं थोड़े से मजेदार वाले। ठीक, रजिस्टिविटी क्या कहता है? सुनो, सपोज कर लो हमारे पास कोई कंडक्टर है। क्या है? हमारा कंडक्टर वायर है। अब इसका कुछ लेंथ L मान लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लिया। ठीक, ये हमारा कुछ लेंथ L मान लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लिया। तो यहां हमारा जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब जैसे जैसे आप वायर का रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस अपने आप क्या होगा? बढ़ता जाएगा। फिर ये कहता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब कि वायर का जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। इसका क्या मतलब है? अबे मोटा तार लगाओगे तो वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, मतलब उसमें करंट बढ़िया पास होगा। और अगर आप पतली वायर लगाओगे तो एक बात बताओ, मोटा वायर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने में जगह ज़्यादा मिलेगी ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा ना। अरे हाँ या ना? कुल नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा ना। यही पतली सा वायर रहेगा तो वही में कैसे कैसे अड़सा के इलेक्ट्रॉन चलेगा और बार बार आयन से ज़्यादा कोलाइड करेगा। तो जब वो बार बार आयन से ज़्यादा कोलाइड करेगा तो हीट इफेक्ट ज़्यादा जनरेट करेगा। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा जनरेट करेगा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। अरे हाँ या ना? तो बस सही है। अब इसके अंदर सबको एक पैरामीटर में ला दे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी हटा कॉन्स्टेंट रो L बाई A, वेयर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू RA बाई L। बोलो हाँ ना? इसको कहते हैं रजिस्टिविटी। और कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि हमारे मटेरियल के लेंथ पे डिपेंड करता है, जो कि हमारे लेंथ के कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। समझ आई बात? इसकी यूनिट होती है ओम्स इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। एम से एम कैंसिल, ओम इंटू मीटर, खत्म। नोट कर लो, कोई दिक्कत? अब देखो एक और सिंपल सी बात जान लीजिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो इनका जो ग्राफ बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? ये I की एक्सिस, ये V की एक्सिस। ऑलवेज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑलवेज मेक अ स्ट्रेट लाइन and a straight line is also known as slope. Yes or no? Yes, sir. And the slope is known as resistance, जो कि किसके बराबर है? ट्रिग्नोमेट्रिकली tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा विच इज गिव यू R इज इक्वल टू V बाई I। बोलो हाँ ना? जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? कोई दिक्कत? बहुत शानदार, लिख लो भाई। ये ओमिक कंडक्टर का ग्राफ भाई, समझ आ गया सबको यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखो मजेदार बात क्या बची है हमारा, बहुत ज्यादा टॉपिक बचा नहीं है, 10वीं लेवल पे खत्म है। एक छोटी सी चीज मैं चाहूंगा, तो जो भी बच्चों को अगर चीजें तेज लग रही हैं मेरे ऑनलाइन वाले, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो मैंने बहुत आराम से 4-5-6 लेक्चर में ख़त्म कर रखा है। आप उसमें कॉन्सेप्ट वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। ठीक, ये अपना वन शॉट है और वहाँ पे आप कंसेप्ट वीडियो में भी देख सकते हो। अब जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग डालते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन जनरली हमको दो पार्ट में बताया गया है। पहला बताया गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, और दूसरा बताया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आया बच्चों? अब पहले हम किसको करते हैं? सीरीज को करते हैं, फिर किसको करते हैं भैया? पैरेलल। तो सबसे पहला उठाते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजेदार चीज है भाई। देखो, सपोज करो ये हमारा रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी पोटेंशियल डिफरेंस V से, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। जो बातें बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से समझना, सर्किट में बहुत ज्यादा काम आएगा। मजेदार बात है गुरु, समझ लेना, डोंट चिंता, आई एम जिंदा। बहुत ध्यान समझना। जैसे ही यहां से हम प्लग ऑन करते हैं और करंट यहां से निकलने लगता है, तो करंट का निकलते 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 इधर जाना आई, फिर करंट का इधर जाना। अब इस रजिस्टर को जैसे हमारा करंट पार करेगा तो ये अपनी पोटेंशियल को कम करेगा, यस और नो? अरे एनर्जी लूज करेगा नहीं करेगा? तो गया 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 गया, अपनी एनर्जी लूज गया। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो V1 पोटेंशियल मान ले, चेंज। इससे चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इस वाले से बदला नहीं बदला, तो पोटेंशियल मान ले V1। फिर करंट हुआ हमारा यहां आया, करंट हुआ तो वही है ना, वही करंट जा रहा है ना, भले लड़ के जा रहा है, अपनी एनर्जी लूज कर करके जा रहा है, लेकिन करंट वही है। फिर यहां से जैसे यहां पे गया तो अपनी पोटेंशियल V2, फिर से अपनी पोटेंशियल को क्या किया? कम कर दिया। फिर यहां इसमें करंट चला गया ही, फिर यहां पे टोटल करंट कितना लगेगा? V3। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखने की बात है कि पोटेंशियल चेंज होता है। ये याद रखने की बात है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बदलता है, जबकि करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम। बस यही बातें याद रखनी है, बच्चे यही नहीं याद रखते। जब पोटेंशियल सेम रख देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस R एनटम। तुम साला चाहे जितना सर्किट लगा दे, चाहे जितना रजिस्टर लगा दे, सबका एक अरिथमेटिक सम होगा। क्या मैंने बोला? सबका अरिथमेटिक सम होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, अरिथमेटिक सम। चलो अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है, एक रजिस्टर यहाँ पे है, ये मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी, ये रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू 2 ओम, ये हमको दे दिया 3 ओम, दे दिया कितना? R2। चलो यहां पे भी एक लगा देते हैं, दिस इज 3 ओम। R3 पूछ रहा है फाइंड टोटल करंट इन दिस सर्किट। तो हमको टोटल करंट निकालना है, तो सिंपल, यहां से करंट गया, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू V/R। तो टोटल पोटेंशियल 10 दिया है, अब किसका निकालें? तो तीनों का सम कर देंगे। R टोटल बराबर R1 प्लस, देखो करंट वाला तो सेम जाएगा ना सब में, पोटेंशियल भले चेंज हो जाएगा, I है। मराठी में मम्मी को आई कहते हैं, पता है ना? तो I की वैल्यू क्या ले लेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या ही मिल जाएगा? 3 प्लस 2 यही मिलेगा। तो कितना हो गया? 3 3 6 2 8 ओम। तो R टोटल मिल गया 8 ओम, यहाँ पे रख दो। I इज इक्वल टू 10/8। तो कितना हो गया? 2 5 या 10 अपॉन 2 2 या 4। तो कितना आ गया? 5/4 एम्पियर करंट आया। तो इस सर्किट के अंदर कितना करंट बह रहा है? 5/4 एम्पियर। समझ आया नहीं आया? नोट कर लो फटाक से। चले भैया, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन?
सबने भैया स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ऑनलाइन वालों ले लो। सही है, कोशिश करेंगे कि सारा लेक्चर्स तुम लोग के जाते जाते यूट्यूब पे पड़ जाए। अब कल से मैं सोचा हूँ कि तेरा रितेश की भी क्लास में लगा देते हैं, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री भी रिकॉर्ड हो जाएगी पूरी ऐसी, ठीक है। केमिस्ट्री भी करा देते हैं, मैथ्स भी करा देते हैं, बायो भी करवाते हैं। बायो तो लिखत चल लौंडे कहेंगे हो क्या रहा है, यूट्यूब पर डालो। सही है ना, सही है, बढ़िया लग रहा है। क्या ज़रूरत है क्या स्मार्ट बोर्ड की? कोई दिक्कत तो खास है नहीं, चलो पैसा ही बचेगा। अभी नहीं, भविष्य में लिया जाएगा जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। कोशिश करो यार, अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब करो, मन हो करो, ना हो ना करो, और क्या, पढ़ के फ्री में चले जाओ। क्या होता है भाई, साउट आउट देना पे, ऐसा कुछ होता है ना, क्या होता है लाइव स्ट्रीमिंग में 200 रुपया डाल देना। कोई मैंने देख रहा था, मैं कोई कैरी मिनाटी को 5000 रुपया डाल दिया था। बच्चा सुपर चैट या चलो पैसा ही पैसा होगा, सही बात है। चलो इधर देखो भाई, बस ओ दीदी इधर, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? ध्यान दीजिए भैया, ये हमारा मान लीजिए रजिस्टर, ये भी मान लीजिए हमारा रजिस्टर, ठीक है। इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2, इसको मान लिया R3। विशाल बात मत करो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक। अब अगर इसमें अपने को करना है तो अपन क्या करेगा, ध्यान से सुनना बाबा। यहां से करंट दौड़ाएगा I, करंट इसमें गया I, इसमें करंट गया I। अच्छा, इस जंक्शन पॉइंट से करंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले सेक्टर में चला जाएगा करंट I1, इसमें करंट चला जाएगा I2, इसमें करंट चला जाएगा I3, ठीक। तो इन सब में लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। बटेगा क्या? तो इसमें क्या होगा, करंट चेंज, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सीरीज का जस्ट उल्टा, पक्का। तो इसका जो टोटल करंट निकलेगा, और लेकिन यहाँ पे जैसे ही करंट यहाँ से I1 आएगा, इधर से करंट I2 आएगा और इधर से करंट I3 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से I हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का सम मिल के क्या फिर से आ गया I। तो यहाँ पे फिर करंट क्या आ जाएगा, I, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, बोलो यस और नो। तो यहाँ पे टोटल पैरेलल का क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। दिस इज नोन एज R पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोल भैया, समझ में आया? अगर आपको 2 रजिस्टर के लिए दिया होगा तो आप क्या करोगे, R नेट निकाल दोगे, R पैरेलल इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आएगा किसी 2 सर्किट के लिए, 2 रजिस्टर के लिए। डायरेक्ट इस पे रखो, आंसर पाओ। और क्या, R की वैल्यू। अच्छा, बच्चे बार बार गलती एक कर देते हैं कि भाई ये जो आप ले रहे हो ना, दिस इज 1/R है। R निकालने के लिए इसको फाइनल रिजल्ट को पलटना पड़ेगा, समझ रहे हो? फाइनल रिजल्ट को इनवर्सली पलट देना पड़ेगा, ठीक। तो हो गया, तो इसकी वैल्यू रख लो 2 ओम, इसकी रख लो 2 ओम, इसकी रख लो 2, ठीक। और इस पोटेंशियल डिफरेंस कर लो 50 वोल्ट। बताओ करंट बताओ इस टोटल सर्किट में, तो कैसे बताएंगे, सिंपल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, सही है। तो कितना हो जाएगा, R पैरेलल, रुक जाओ हम करने दो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/R बराबर 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1/2। तो कितना हमको मिल जाएगा, 4/4 प्लस 1/2, यही मिलेगा। 4 2 जा 8,
8 + 4 कितना हो गया 12/8। तो r की वैल्यू निकाल लेंगे 8/12, इतना ओम आ गया। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कितना मिला 4/6। फिर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बोले तो 1/3 आ गया ओम। अच्छा 2 सॉरी 2/3 आ गया। अब यही वैल्यू उठा के करंट में रख लें, I = V/R। V कितना है अपना 50, 50/2/3, 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो 50 × 3/2 एम्पियर। बोलो हाँ ना, सही है? कोई कन्फ्यूजन? छाप लो। सही है ना भाई? कोई दिक्कत समस्या? सवाल वाल अभी करा देंगे। सवाल ऐसे वो पेन टैप पे खुद ढेर सारे पीपीटी बना लेंगे क्वेश्चन की और उसमें डाल देंगे। क्या अब ये नई वाली है क्या किताब? हाँ ये बेकार है, इसमें से देखो हटा दिया गया है। पॉज कर दो क्या? कर तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, जो नई वाली एनसीईआरटी ना उसमें वो हटा दिया गया है इफेक्ट। ठीक है भाई? अब देखो यहाँ पे हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को, सर्किट को सॉल्व करना सीख लिया भैया। अब जिस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। कि हमारे टेम्परेचर की वजह से हमारे रेजिस्टेंस पे फर्क क्या पड़ता है। असलियत में अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, या हमारे करंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है, तो जिसका पहला टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। बेटा इसको कहते हैं अल्फा, सब लोग याद रखना। इसको क्या कहेंगे? अल्फा, अल्फा बीटा गामा अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा = जनरली कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर बदल रहा है? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन, बताओ रे, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इंटू राइज इन टेम्परेचर, इंटू राइज इन टेम्परेचर। अगर सिंबॉलिक में करें तो मतलब T2 - T1। अरे हाँ या ना? मतलब T2 डिग्री माइनस T1 अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो होता है। राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या? अच्छा चेंज इन रेजिस्टिविटी है, वही तो मैं, चेंज इन टेम्परेचर है कि चेंज इन रेजिस्टिविटी है? रेजिस्टिविटी। साले गलत बता देते हो। यहां रो2 - रो1 होगा, रो2 - रो1 अपॉन ओरिजिनल रो T2 - T1। ये है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। और यहां से हमारे रेजिस्टेंस की एक नई वैल्यू आती है जिसको कहते हैं R = R0 ब्रैकेट में 1 + αT। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर हमारे टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बोलो यस और नो? पक्का? फटाफट इसको नोट कर लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अरे हाँ ना बोलो? पक्का? अरे तेरी जोर से बोलो, जय माता दी। सही है? सही है? दैट इज रो2 - रो1 अपॉन रो इंटू T2 - T1। R0 1 + αT है।
अरे कोई मतलब नहीं, रख दोगे तो बात तो वही आ गई ना कि आपने इस पूरे की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे हम, इस पूरे की वैल्यू उठा के अल्फा की जगह हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो टेम्परेचर टी टू टी कट गया, बचेगा 1 टी। सही है। अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के लगभग आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बहुत शानदार सा टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है। देख लो भाई, 1 घंटे की क्लास में पूरा का पूरा हमारा खत्म हो गया करंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ नहीं बताया गया था। उन्होंने, हमारे जो जूल्स चचा थे ना, उन्होंने बस एक इक्वेशन दे दिया। अब इक्वेशन क्या दे दिया, ये समझने वाली बात है। इक्वेशन उन्होंने ये कहा, अच्छा हीट इफेक्ट डेवलप कैसे हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ आयंस, जितना ज्यादा आयन कोलाइड होता जाएगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आयन कोलाइड होता जाएगा वैसे वैसे हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने यही बताया कि बढ़ने वाला हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। बस यही बताए थे कि जैसे जैसे आप करंटवा बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। अरे हाँ या ना। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, वो तो अंधा भी बता दे। तो इसी में अगर हम वर्क डन की बात करें तो एक तरीके से हीट हमारा क्या है, वर्क डन ही तो है। तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी भी कहना कोई गलत बात। हीट भी ऑल्सो भी है वर्क डन ना। तो यहां से पावर कितना निकाल लेंगे, पावर इज इक्वल टू पी इंटू वी इंटू आई, ये भी निकल जाएगा। सब हीट डिसिपिएशन का फॉर्मूला है पावर के टर्म में। ये हमारा क्या है, पावर। पावर बेसिकली क्या होता है, क्या पावर होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। कितना आप काम कर रहे हो और कितने समय में कर रहे हो, उसको क्या कहेंगे, पावर। इसकी एसआई यूनिट होती है वाट। अरे कहते हैं ना 10 वाट का बल्ब ले आओ, 200 वाट का बल्ब। तो 200 वाट क्या है कि भाई जूल पर सेकेंड, कितना आप काम कर रहे हैं, कितने समय में चला रहे हैं, दैट इज पावर। बोलो आई बात समझ में। पावर की जगह आप ये रख दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी आई स्क्वायर आर टी के टर्म में। बोलो बात आई समझ में। करंट इलेक्ट्रिक कहानी खत्म। सीबीएसई में जितना है उससे ज़्यादा ही पढ़ा दिया है। बोलो हाँ या ना। चलो भैया, आप लोग भी मेरे सारे ऑनलाइन वाले बच्चों पढ़ते रहो। कोई दिक्कत होगा कमेंटबाजी कर देना, बकचोदी वाला नहीं, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको और डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए, ये तो वन शॉट रिवीजन था, रिवीजन में पूरा पढ़ा दिया, और डिटेल में आराम से सारे क्वेश्चंस, सारे थ्योरी के डेफिनेशन, डेरिवेशंस के साथ चाहिए तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो पे स्विच कर सकते हैं। 3-4 लेक्चर में मैंने बना के रखा है, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय।